आपका लेकिन भारत में देखा जाए यहाँ पर तो लगातार कहीं न कहीं ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें एससी हो गए, एसटी हो गए, तमाम ऐसे लोग हो गए जिन पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं। अभी मेरठ का मामला लगातार सामने आ रहा है और तमाम और भी ऐसे मामले हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए कि क्यों यहाँ पर एक तरफ तो आरक्षण की बात की जाती है और दूसरी तरफ लगातार यहाँ पर ये कहा जाता है कि इन लोगों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा या फिर भेदभाव वाली स्थिति कहीं न कहीं देश में देखने को मिलती है। तो हमारे साथ यहाँ पर केपी चौधरी जी मौजूद है जो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशन के हेड है। तो अगर देखा जाए सर यहाँ पर सीधा सवाल यही है कि किस बात का आंदोलन लोग यहाँ पर करते हैं। सरकार एक तरफ तो कहती है कि सबको हक मिलना चाहिए, फिर हक की जहाँ बात आती है बस सबको दिया नहीं जाता है, तो किस तरीके से आवाज उठाई जाती है? देखिए, ये जो अभी आपने सवाल किया है, ये इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में हम इसको देखते हैं। और एससी एसटी मामलात में मेरे 40 वर्ष का जो अनुभव है, मैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ एससी एसटी ऑर्गेनाइजेशंस का राष्ट्रीय प्रधान महासचिव भी हूँ। भारतीय जीवन बीमा निगम में जो कार्यरत हमारा एक कल्याण संघ है, जिसमें करीब 31,000 लोग काम करते हैं, उनका भी मैं राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। 40 लाख लोग जो सरकार की नौकरी में 1997 में थे, आज घट कर के 6 लाख के आसपास आ गए हैं। तो इस महासंघ का भी मैं लंबे समय से राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हूँ। देखने में ये आ रहा है, एससी एसटी मामलात में एक होती है इच्छा शक्ति, एक होती है नीति और एक होती है नियत। सरकार की नीति तो है पर नियत जो है दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। सवाल इस बात का है कि जब देश का राष्ट्रीयकरण हुआ, तत्कालीन सरकारों ने इस देश का राष्ट्रीयकरण किया, तो वो समय अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए, ओबीसी समाज के लोगों के लिए स्वर्णिम युग के रूप में उसको हम देखते हैं कि राष्ट्रीयकरण अगर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी देश का राष्ट्रीयकरण ना करती, देश में बैंकिंग भर्ती बोर्ड ना बनाया गया होता, तेल कंपनियां, बीमा कंपनियों का और आपके इंश्योरेंस कंपनीज का राष्ट्रीयकरण अगर ना किया गया होता, तो जो एससी एसटी समाज के जो लोग हैं, जिनके लिए बाबा साहब अम्बेडकर सरकार की नौकरी में 22.5% की आरक्षण की व्यवस्था करके गए थे, तो उसका कोई मायने नहीं रहता। लेकिन क्योंकि तत्कालीन सरकारों ने पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम किया, देश का राष्ट्रीयकरण किया, राष्ट्रीयकरण करने के बाद में सरकार की नीति जो रिजर्वेशन की थी उसको लागू किया। तत्कालीन सरकारों ने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाई। मैं राजीव गांधी जी का नाम यहाँ कोट करूँगा कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने देश का राष्ट्रीयकरण किया। उसके बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव करा करके एससी एसटी के बैकलॉग को भरने का ऐतिहासिक कार्य किया। नतीजा हुआ, करीब भारत में 32 करोड़ की आबादी वाले जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है, उसमें करीब 40 लाख लोग, अर्थात एक परिवार से अगर 20 आदमी जुड़े हुए हैं तो आप ये मानकर चलिएगा कि करीब 8 करोड़ लोग तत्कालीन सरकार की जो आरक्षण की नीति थी, जो सरकारीकरण की नीति थी, उसके तहत चलते हुए एक गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। आज का जो सिनेरियो बना है, धड़ाधड़ निजीकरण हो रहा है, वार लेवल पर निजीकरण हो रहा है, रेल जैसा विभाग निजी क्षेत्र को दे दिया गया है, कोरियर निजी क्षेत्र को दे दिया गया है, सफाई का काम जो एससी एसटी के लोग करते थे उन लोगों को सब सारा जो है सब ठेकेदारी पर चला गया है, सब प्राइवेट कर दिया गया है। एससी एसटी के लिए जो चौकीदार हुआ करते थे सब वहाँ सिक्योरिटी गार्ड आ गए। मेरा कहने का मतलब ये है कि सरकार ने सारे एयरपोर्ट जो अथॉरिटीज बनी थी, जितने हवाई अड्डे बने थे, उसमें मैक्सिमम हवाई अड्डे प्राइवेट लोगों को दे दिए गए हैं। तो देश सरकार जो है वो शहरी जो हमारा जो राष्ट्रीयकरण हुआ, तत्कालीन जो सरकारें आई उन्होंने राष्ट्रीयकरण करके और एससी एसटी समाज के घरों में एक रोशनी जो गई सरकार की नौकरी के माध्यम से, उसको समाप्त करने का वर्तमान सरकार में पूरा का पूरा उनका एजेंडा चल रहा है और वो रोज कानून बनाते हैं। मजे की बात यह है कि हिरन मरने पर सलमान खान पे मुकदमा चलता है क्योंकि वहाँ कानून है, लेकिन इस देश की एक चौथाई आबादी जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से जाना जाता है, आज तक किसी भी सरकार ने आरक्षण कानून बनाने की दिशा में कोई पहल नहीं किया है। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साहब से जब हमारा डेलीगेशन महासंघ का मिला और हमने उनसे कहा कि इस देश के अंदर एससी एसटी के लिए आरक्षण का कानून ही नहीं है, तो उन्होंने बड़ा अमेजिंग रूप में पूछा फिर आरक्षण चल कैसे रहा। तभी उन्होंने तत्कालीन जो मिनिस्टर थे डीओपीटी के पृथ्वीराज चौहान जी, उनको इमीडिएट कहा कि इमीडिएट मैं चाहता हूँ कि आरक्षण कानून बनना चाहिए। आरक्षण कानून बनने की दिशा में पहली भी हुई, वो बन करके वो लोकसभा में गया
लेकिन आज तक वो राज्यसभा में जी। आज जा ही नहीं पाया, आज तक वो पास ही नहीं हुआ। जी, लेकिन सर अगर देखा जाए आप कह रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है, गवर्नमेंट वाली चीज़ें सब खत्म हो रही है, निजीकरण हो रहा है आप कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार भी तो कह रही है कि सरकारी जितने भी दफ्तर होते हैं वहाँ पे काम नहीं करते, प्राइवेट होते हैं, तो वहाँ पे डर बना रहता है लोगों में कि कहीं नौकरी से ना निकाल दिया जाए, इसलिए निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार अगर निजी क्षेत्र ला रही है, तो सरकार को इस देश के सबसे गरीब तबके के विषय में ये सोचना और निर्णय लेना चाहिए था कि अगर निजीकरण करना सरकार की आवश्यकता बन गई है, तो जो निजी क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं, वो सरकार की सस्ती दरों की जमीन ले रहे हैं और सरकार के बैंकों के पैसे का प्रयोग कर रहे हैं। जब पैसा भी सरकारी है, अब नीरव मोदी भागे, जी। पैसा सरकार का बैंकों का था, जितने भी आपके जो अपने किंगफिशर के मालिक थे वो भागे यहाँ से, वो जी। पैसा सरकार बैंकों का था जो राइट ऑफ किया गया है। तो जो पैसा ही बैंकों का है, पैसा ही सरकार का है, तो उसमें वह रिजर्वेशन सरकार ने क्यों लागू नहीं किया? ये एक सवाल मैं खड़ा जी, करता जी। हूँ। एक अनुसूचित जाति समाज से आने के कारण, अनुसूचित जाति जनजाति समाज का एक 40 वर्ष से मैं प्रतिनिधि होने के नाते एक सवाल करता हूँ सरकार से कि फिर महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो पुनः पैक्ट हुआ उसका क्या हुआ? जी। अगर निजी क्षेत्र लाना आपकी आवश्यकता बन गई तो सबसे पहले इस गरीब तबके के विकास के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, जो सरकार नहीं कर रही है। इसका मतलब यह सरकार का जो एजेंडा है, इस देश की एक चौथाई आबादी जो देश के विकास के लिए 24 घंटे काम करता है, शांति प्रिय समाज है, गटर साफ करता है, गटर साफ साफ करते करते मर जाता है, खेतों में काम करता है, शहरों में विकास करता है, शहरों में सड़कें बनाता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, जी। वो आदमी शहरों सारे देश के विकास के लिए वो एक मेन स्तंभ है। उस मेन स्तंभ के बारे में सरकार के पास में उस लोगों के डेवलपमेंट का कोई एजेंडा ही नहीं है। जी, ना तो डेवलपमेंट का एजेंडा है, ना ही यहाँ पर जो जुर्म होते हैं लगातार क्राइम की जो खबरें लगातार सामने आती है कि दलितों की महिलाओं के साथ ये हो गया है, पुरुषों के साथ हो गया, बच्चों के साथ खास करके गलत व्यवहार किया जाए, उसके लिए भी शायद सरकार ध्यान नहीं दे रही है। देखिए, मैं ये कहूँगा, सरकार जैसे इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को अगर हम कोट करते हैं, जो मायावती मुख्यमंत्री के रूप में हेड किया, तब अत्याचार नहीं हुए, तब दलित बेटियों के साथ में रेप नहीं हुए, तब दलितों की जमीनें नहीं हड़पी गई, तब दलितों के साथ मारपीट नहीं। क्यों? क्योंकि वो शासक जो था उत्तर प्रदेश का उस समय वो SC/ST समाज से था। जी। सीधा सीधा संदेश था कि अगर कोई भी गड़बड़ी की गई तो उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ेगा। और मैं कह सकता हूँ क्रिमिनल्स जो है उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए। जब राजा की नियति ठीक ना हो, मैं यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, जी। मैं जाति विशेष की बात कर रहा हूँ। मैं जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो जनरली ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग सामान्य जाति से, गवर्नर्स के पदों पर सभी लोग सामान्य जाति से, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकन्स के जो चेयरमैन है वो भी सब सामान्य जाति के, वाइस चांसलर्स विश्वविद्यालय के वो भी सामान्य जाति से हैं। वहाँ SC/ST का रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो जो आदमी जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है उसकी जो मानसिक स्थिति है वो तय करेगी कि वो SC/ST के प्रति उसकी सोच पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन इन जनरल ये कहूँगा कि इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी मूल निवासियों का विकास तभी होगा जो डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि जब तक सत्ता की चाबी अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग हाथ में नहीं आती है, तब तक ये बलात्कार, तब तक ये अत्याचार, ये अन्याय इसी तरीके से होते रहे। लेकिन अभी अगर देखा जाए लेटेस्ट जो जानकारी है मेरठ की है और तमाम और भी राज्यों में कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे कि किस तरीके से सरकार के सामने अपनी बात रखनी है? देखिए, मैं तो अपने समाज के लोगों से ही कहता हूँ कि राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य है, जो राजनीतिक आपकी परिधि है उसको तोड़ दीजिए। संगठन उन लोगों ने बना रखे हैं, उस परिधि से ऊपर आइए। जाति उपजाति जो बना रखे हैं उससे ऊपर आइए। एक नाम बाबा साहब अम्बेडकर दे के गए अनुसूचित जाति और जनजाति, उसको एक आधार मानिए, भारत के संविधान को अपना सम्मान मानिए, अपना जो है सर्वोच्च उसको सम्मान दीजिए, उसको सर्वोपरि मानिए, बाबा साहब को अपना नेता स्वीकार करिए और बाबा साहब को नेता स्वीकार करके सारे लोग इकट्ठे हो जाइए। एकजुट होने में इन सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। हमारा बिखराव, हमारी बर्बादी का, हमारे साथ जो अत्याचार है, अन्याय जो हो रहे हैं उनका कारण बना हुआ है। जिस दिन हमारा अनुसूचित जाति जनजाति समाज जाति बंधन से मुक्त हो जाएगा, जिस दिन हमारा समाज राजनीतिक बंधन से मुक्त हो जाएगा, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठन जो बने हैं या कर्मचारी संगठन जो बने हैं उनकी परिधि से ऊपर आ जाएगा। जब सब लोग एकजुट और इकट्ठे हो जाएंगे तो जिस तरीके से 1997 में हमने, जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज का आरक्षण समाप्त करने के लिए 5 आदेश जारी किए थे,
और उसको आधार बना के भारत के सरकार के डीओपीटी मंत्रालय ने भी उन आदेशों को जारी किया था। उनको वापस कराने के लिए हमने पूरे देश के लोगों को लाखों की संख्या में दिल्ली बुलाया। वो ताकत का ये परिणाम हुआ, इसका जो परिणाम हुआ ये हुआ कि भारतीय सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करके इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने में हम लोग कामयाब हुए। लेकिन 2 अप्रैल 2018 को जब भारत बंद हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया, 2 अप्रैल 2018 का एक भारत बंद का आंदोलन देश में हुआ और उस दौरान भी सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा क्योंकि सारा समाज एकजुट था। तो मैं ये कहूँगा, और उसमें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सरकार को संविधान में संशोधन करके अमेंड करना पड़ा। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों उदाहरण इस बात के हम इनको इस तरीके से ले सकते हैं कि हमारी एकता एकजुटता हमारी आबादी का आधार बनी है और हमारा बिखराव हमारी बर्बादी का, SC/ST समाज की बर्बादी का आधार बना है। मैं अपने समाज को आपके टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप इन छोटा बड़ा, जात उपजाति, संगठन, राजनीतिक, इन सभी परिधियों से अपने आप को ऊपर लाइए, समाज के बनिए, समाज को अपना सर्वोपरि मानिए, समाज के कॉल पर इकट्ठे होकर एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हम आने वाले दिनों में अपने जो समाज और आने वाली पीढ़ियों को एक सम्मानजनक जो है ना वातावरण देने में कामयाब हो जाएंगे। जी। सर, मेरठ को लेकर भी आप लोग जो करने वाले हैं, अब उसको लेकर भी जनता को बता दीजिए कि क्या होने वाला है। देखिए, अभी जिस तरीके से हमारा इंदु शेखर नाम का एक राजमिस्त्री जिसने किसी गुजर का समघर बनाया और उसका 2.5 लाख रुपया लेने उसके पास में हो गया, ये इंचोली थाने की घटना है, मैं बता, वहाँ पर उसको पैसे देने की बजाय उसको चारपाई में बांधा गया, उसके पैरों में कील गाड़ी गई, उसके पैर में गोली मारी गई, उसके बाद में उसको गोली मार करके मर जान से मार दिया गया। उसके बाद उसको पेट से टांग दिया गया और पेट से टांगने के बाद में वो सज्जन जो है वो पुलिस स्टेशन में फ़ोन करते हैं कि मैंने इसको मार दिया, अब इसे ले जाइए। ये पराकाष्ठा है, मतलब ये मानवीय, हम कहेंगे कि मापदंडों की भी पराकाष्ठा के रूप में हम इसे देख सकते हैं। और इसमें एक उस आदमी का हौसला देखिएगा, तो कहने के लिए कोई सरकार कहती रहे कि साहब बहुत बढ़िया, ये एक स्वच्छ प्रशासन की तो मिसाल नहीं हो सकती। उस आदमी का हौसला इतना कैसे बढ़ा, जिस भी जाति विशेष का वो आदमी है उसका इतना हौसला कैसे बढ़ा कि उसने पहले उसको मारा, पैसे नहीं दिए, फिर उसको मारा और मार करके उसने उसको पेट पर टांग करके पुलिस अधिकारियों को कहा कि आप इसे उतारिए, मैंने इसे मार दिया है। इसके बाद में जो 2 पार्षद थे, एक समाजवादी पार्टी का पार्षद था, वो भी SC कैटेगरी का था, एक BSP का पार्षद था मेरठ में, वो भी SC कैटेगरी का था। उन दोनों लोगों को यानी इस ग्राउंड पर मारा गया क्योंकि वो SC है और पीटने वाले कौन है, वही गुर्जर समाज के लोग हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहाँ भाईचारा है, कहाँ SC/ST OBC समाज बराबर साथ आ रहा है। हम OBC समाज को साथ लाने की बात करते हैं, SC/ST समाज को भाई भाई बोलते हैं, दोनों आज आरक्षित कोटे के समझने बात आप लाभान्वित हैं, उससे OBC भी 27% का आरक्षण का लाभ ले रहा है। वही गुर्जर समाज के जो मिनिस्टर है, बताइए, मतलब राज्य सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार का जो मिनिस्टर है, जब उसे पता लगा तो वो खुद वहां दौड़ कर गया और उसने उन लोगों को मारा। कितनी बड़ी बात है, दिमाग में कितनी खराबी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये दुर्दशा से लोगों को एक सबक लेना चाहिए और 10 जनवरी 2024 को 11 बजे जो ये कमिश्नरी चौराहा मेरठ के अंदर है, वहाँ समाज की चौपाल बुलाई गई है। उस चौपाल में सब लोग आए, सारे काम छोड़ कर आए, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, इस बात का अपनी बारी का इंतजार ना करें पिटने का। अगर अपनी बारी का इंतजार करते रहोगे तो एक एक पिटता ही रहेगा। अगर अपनी पिटाई बचाना चाहते हैं और सम्मान स्वाभिमान के साथ भारत में जीना चाहते हैं तो सबसे पहले 10 जनवरी 2024 को 11 बजे जो कमिश्नरी चौराहे पर जो एक समाज की एक चौपाल बुलाई गई है, मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, हाथ जोड़कर मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग वहां पर पहुंचिए, अपनी एकता एकजुटता अपनी समाज की शक्ति का प्रदर्शन करिए। यही एकमात्र रास्ता भारत में बचा है जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में अनुसूचित जाति जनजाति समाज जो है सम्मान स्वाभिमान के साथ जी पाएगा। जी, बिल्कुल आपने सुना यहाँ पर कि KP चौधरी सर जो हमारे साथ थे वो क्या कुछ कहते नजर आए, क्योंकि यहाँ पर लगातार SC हो, ST हो और तमाम ऐसे लोग हो जिनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जाता है और मेरठ की घटना कहीं ना कहीं रूह कपा देने वाली है। और यहाँ पर 10 जनवरी की जो बात की गई है तो आप लोग उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग मेरठ में रहते हैं तो ज़रूर जाए और ज़रूर इस आंदोलन का हिस्सा बने। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।